नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अभी हाल ही में देहरादून और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस हुई। राज्यों की डगमगाती अर्थव्यवस्था ने हुक्मरानों और नीति नियंताओं की गहरी सोच में डाल दिया है। सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड राज्य की वित्तीय सेहत बहुत सुखद नहीं है। हालात गंभीर हैं। वजह समझिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अस्तित्व में आए उत्तराखंड सरकार के कदम पिछले 2 दशकों में लिए गए भारी भरकम कर्ज से लड़खड़ा रहे हैं। और अगर कर्ज को औसतन प्रति व्यक्ति के हिसाब से आंका जाए तो उत्तराखंड पर झारखंड और छत्तीसगढ़ से दोगुने से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। इसीलिए आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। डगमगाती अर्थव्यवस्था से क्या डूब रही है देवभूमि। अभी हाल ही में धामी प्रधानमंत्री से मिले। वजह, सरकार अपनी आय का कोई स्रोत हाथों से गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि सीएम ने जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने के लिए टीएचडीसी इंडिया में उत्तराखंड की 25% हिस्सेदारी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। लेकिन वित्तीय मामलों के जानकारों की माना जाए तो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अब सरकार के पास अपने आर्थिक संसाधनों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी के सिवाय कोई और विकल्प नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े के मुताबिक 2021 तक उत्तराखंड पर 75,351 करोड़ रुपए कर्जा है। अभी हाल ही में धामी प्रधानमंत्री से मिले हैं और इस कर्जे का जिक्र करते हुए उन्होंने जीएसटी प्रतिपूर्ति को लागू रखने की बात भी कही है। दूसरी तरफ सरकार के ही जो अपर मुख्य सचिव हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी समझिए। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको अपर मुख्य सचिव वित्तीय सचिव आनंद वर्धन का बयान बता रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने तय सीमा के भीतर ही ऋण लिया है। सभी राज्य ऋण लेते हैं, लेकिन यह बात सही है कि हमें अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना होगा। गौर करिए, हमें अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना होगा। पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए हम अपनी प्रस्तावित पन बिजली परियोजनाओं पर फोकस करेंगे, विसंगतियों को दूर करेंगे ताकि राजस्व में यानी कि रेवेन्यू में वृद्धि हो सके। तो चलिए चर्चा को खास बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं, वो प्रखर प्रवक्ता हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ में रविंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं वो। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी से, और वहीं राजेंद्र बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, ये विषय जिस प्रकार से आया है और आरबीआई हो या सचिवों की जिस तरीके से बैठक हुई है, इसमें एक चिंता जाहिर करी गई है कि लगातार ऋण की जो ऋण है वो हमारे उत्तराखंड राज्य पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि ऐसा तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो हमारे कर्ज लेने की जो हमारी वो है राज्य को चलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में और ऐसी जगहों पे उसका लगाया जा रहा है जिससे आने वाले भविष्य में जो उससे प्राप्ति होगी उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का जो है ऋण जरूर उससे कम होगा और हमारी जो अपनी जीडीपी है, राज्य की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और इससे हमें आय के भी कई साधन और नए बनाने की ओर हम अग्रसर होंगे। जिस प्रकार से आपने झारखंड या छत्तीसगढ़ से हमारी तुलना करी, ये बात सही है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना में हमारे पे कर्ज की ज्यादा वो है, लेकिन हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो उन राज्यों से कहीं ज्यादा अधिक डिफरेंट है। हमारे यहाँ उनके यहाँ बहुत सारी ऐसे उत्पाद है, खनन है, वो जो उनको उसका लाभ देता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा टूरिज्म पे या फिर बिजली के परियोजनाओं पे, जिस प्रकार से अभी जामनी योजना के ऊपर जो करीबन मेरे ख्याल से 40-45 मैं कुछ डेटा लेकर के बैठी हुई हूँ। ये डेटा इस बात का प्रमाण है कि जो सरकार एक बजट लेके आती है उसका 75% जो पैसा है वो लोगों की पेंशन, वेतन और तमाम चीजों में खर्च हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि जो एक बजट अलॉट किया जा रहा है उसका जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आउटकम निकलेगा कैसे? क्योंकि 75% तो आप वेतन देने के लिए और तमाम चीजों को इन्वेस्टमेंट में आप लगा रहे हैं, जिसका कहीं से वापस आने का कोई सोर्स ही नहीं है।
देखिए, ये पेंशन और वेतन ये तो जाएगा ही जाएगा। आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। आप हम और ये कोई हमारा या हम ही दे रहे हैं, हमारे से पूर्व में भी जो सरकार है उनके द्वारा से चला आ रहा है। ये पुराना एक जिसके ऊपर सरकार कहीं ना कहीं इस पे विचार कर रही है कि इस बोझ से कैसे कम हुआ जाए। और अपनी पुरानी सरकार का आपने जिक्र किया है तो प्रतिमा जी का रुख करते हैं। प्रतिमा जी, सीधे ठीकरा पुरानी सरकार पर कि आपकी भी तो सरकार रही थी, आपने तो कुछ किया नहीं, तो फिर हम कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, भले वो दिख नहीं रही है तो क्या हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि शायद कुछ आंकड़े अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ लेते तो मुझे लगता है इस तरीके की बचकानी बातें टेलीविजन पे बैठ के नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देती हूँ कि 2017 तक की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रदेश में 35,000 के करीब जो है करोड़ का कर्ज था 2017 में, जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी। और वो 2002 से लेकर के अब तक था, जिसमें कि सिडकुल की जो स्थापनाएं हुई थी वो सब भी शामिल था। इस तरीके से उद्योगों का जो है उद्योगों को सेटअप किया गया था, वो सब भी उसमें शामिल था। 2017 से लेकर के अब तक के लिए आपने देखा तो अनुमानित कैग की रिपोर्ट में आपने देखा कि 66,000 के करोड़ रुपए के करीब जो है कर्ज उत्तराखंड पे था। और ओवरऑल अगर लगाए तो इस प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया रोया जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको के समक्ष रखना चाहती हूँ। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप ये कह देंगे कि आपने कर्ज लिया 35,000 करोड़ हमने छोड़ा था। उस वक्त एक होता है SGDP जिसे हम कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद दर। सकल घरेलू उत्पाद दर जो थी वो हमारे वक्त में क्या थी, और कैग की जब रिपोर्ट पिछले साल आई थी उसमें इनके वक्त में क्या है, आप समझिए वो नीचे ही गिरती चली आ रही है। तो आपने कर्ज तो लिया, ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज किस लिए लिया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 2018 में एक इन्वेस्टर्स समिति आपने करने का कार्य किया था जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहे थे। अगर आपको कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट करना था तो वो इन्वेस्टमेंट समिति जो थी उसके बाद कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कितने उद्योग लगे, उन उद्योगों से आपको कितना रिटर्न मिला, और उस रिटर्न को आपने कितना जो है अन्य योजनाओं में लगाने का कार्य किया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आज ये विकास के नाम पे बात नहीं कर सकते। आप ये कह रहे, आप परियोजनाएं गिना दीजिए, चलिए 35,000 करोड़ से लेकर आप 65-68,000 करोड़ पे कर्जा लेके आ गए। इन पैसे से आपने कितनी परियोजनाएं लगाई हैं, उनका क्या आउटकम होगा? अगर ये मुझे भाजपा के प्रवक्ता बता दे तो मुझे लगता है फिर हम ये कह देंगे कि हाँ ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद भी झूठ है, कांग्रेस के वक्त का कार्यकाल का जो पैसा था वो भी झूठ है, सिडकुल में जो पैसा लगाया वो भी झूठ है। लेकिन आप बस इतना जवाब दीजिए, ये नहीं दे पाएंगे। आपने अभी देखा कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, जब सत्ता 2017 में इन्होंने जब चुनाव में आए उतरे तो प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देंगे, क्योंकि आपको पता है हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग है। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया की अगर मैं बात करूं और हिमालय की बात करूं तो हमारा जो जितनी भी आजीविका है वो सारी टूरिस्ट पे निर्भर करती है और चारधाम यात्रा पे निर्भर करती है, और कुछ जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के वक्त में लगे हुए हैं उन पे निर्भर करती है। लेकिन आज तक ग्रीन बोनस लेके नहीं आए। आप जाते हैं, अपनी पर्सनल मीटिंग करते हैं, अपने पर्सनल संबंधों को स्थापित करने का कार्य करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे अन्य मंत्री हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए कोई सौगात लेके भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। तो ये अभी भी मुझे लगता है वक्त है, अगर ये आप अगर जनता के साथ में सच रखेंगे तो शायद इस रविंद्र जी, आपका रुख मैं जब दोबारा करूंगी तो मेरा सवाल आपसे चारधाम को लेकर के होगा। अभी मैं रविंद्र आनंद जी का रुख करती हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र आनंद जी, मौजूदा सरकार को आप कोई दृष्टि देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो मेमोरेंडम तो आपने भी तैयार किया था कि राज्य को इस दिशा में आगे लेकर के जाया जाएगा और जो कर्जा है वो कर्जा कुछ हद तक कम हो जाएगा, ये तमाम वादे आपकी तरफ से भी थे। देखिए पूजा जी, हम समझाने को तो तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनना नहीं चाहती। कल ही हम एक डिबेट में थे और एक साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विनय गोयल जी का ये कहना था, जब मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की कि भाई जो कर्ज बढ़ रहा है इसको कैसे चुकाएंगे, क्यों कर्ज बढ़ा रहे हैं, उनका कहना था कि जी हमारे पास संसाधन है, हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब उन्होंने तमाम बातों पे घुमाया और मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया।
जैसा मेरे साथी प्रवक्ता भी बीजेपी वाले कह रहे थे, मैं इनसे सीधा सीधा सवाल ये करना चाहता हूं कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। इस वक्त हम अगर ओवरऑल की बात करें तो 1 लाख करोड़ के कर्जे के तले हम दबे हैं, जिसमें से लगभग 65,000 करोड़ रुपए का हम ऋण का ब्याज भर रहे हैं और बाकी जो ऋण है वो बिना ब्याज के है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि उत्तराखंड से विशेष स्नेह रखते हैं, मेरा ये आग्रह भी है आपसे, क्या वो कुछ कर्ज को माफ नहीं कर सकते जब वो उत्तराखंड को इतना कर्ज माफ करने का विषय ही नहीं है रविंद्र जी। मेरा ख्याल में आप शायद सवाल को समझ नहीं पाए। सवाल ये था कि आप कुछ दृष्टि दीजिए इनको कि राज्य के अंदर रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से हो। आपके पास कोई दृष्टि है? देखिए, अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं और पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में जब पर्यटन में हमारे पास अवसर था, तब हमारे पर्यटन मंत्री दुबई घूम रहे थे। पर्यटन की अगर हम बात करें, जगह जगह जो 4 धाम यात्री थे उनके लिए पीने तक का पानी नहीं था, उनके लिए फर्स्ट एड नहीं था। तो हम कैसे बढ़ाएंगे जब तक हम सुविधा नहीं देंगे? देखिए, जब तक हम फैसिलिटी ही नहीं देंगे, हम मौके नहीं देंगे लोगों को, तो लोग यहाँ क्यों आएंगे? भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात से खुश हो रहे हैं कि जी लाखों 30 लाख लोग आ गया। अरे भाई, 2 साल से यात्राएं बंद थी, लोगों ने आना ही था। सिर्फ इस बात से खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि इतने लोग आ गए, बल्कि हमें और प्रयास करने हैं कि हम उनसे कैसे और ज्यादा लाभ ले सके। ठीक है रविंद्र आनंद जी, मैं रविंद्र जी का रुख करूंगी। रविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 4 धाम यात्रा का जिक्र देखिए प्रतिमा जी ने भी किया है, कांग्रेस की तरफ से भी किया गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया। 4 धाम यात्रा जो कि 6 महीने के लिए खुलती है, 2 साल के बाद खुली, यात्री रिकॉर्ड तोड़ इस बार आए। सरकार अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि इतने यात्री पहुंचेंगे, और जो 4 धाम यात्रा 6 महीने के लिए खुलती है उसमें यात्री सिर्फ 1 महीने की ही आवक रहती है। अब आप जा करके देखेंगे तो इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं धाम में यात्रा करने के लिए, लेकिन 1 महीने भी सरकार मैनेज नहीं कर पाती। आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैसे? देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी इस पे सवाल किया कि हमारी भौगोलिक दृष्टि ऐसी है कि हमारा ज्यादा जोर पर्यटन की ओर है, तो मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा जानकारी का अभाव, प्रतिमा जी को भी थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए थी कि इनकी सरकारों ने कभी भी पर्यटन को लेके, धार्मिक पर्यटन, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन भी धार्मिक है अधिक, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, उसको कहीं भी कभी भी विकसित करने की ओर इन्होंने कभी कदम नहीं उठाया। और जिस प्रकार से 4 धाम वाली जो रोड थी, ऑल वेदर रोड पे, जिस प्रकार से कुछ इनके समर्थित लोगों ने लगातार उसको ऊपर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके, और उसको किस तरीके से उस रोक को हटवाने के लिए जो है सरकार ने क्या क्या अपने वो देने पड़े कि हम इसको क्यों हटवाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके की बात ना करें कि इन्होंने इसको सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। पर्यटन जो मुख्य हमारा बड़ा आय का स्रोत है, हमारा स्रोत है, मुझे लगता उसमें है आपने कुछ और दूसरी बात, ये 4 धाम, 1 मिनट रुक जाइए, 4 धाम जिस ऑल वेदर रोड की बात ये कर रहे हैं रविंद्र जी, ये भूल जाते हैं, बार बार मुझे डिबेट पे याद दिलाना पड़ता है भाजपा के प्रवक्ताओं को कि ये 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग थी जिसे यूपीए सरकार लेके आई थी, पैसा सैंक्शन कर दिया था। आज आप ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक सिर्फ सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, वो भी वो चौड़ीकरण जिसकी सच्चाई इस बार जो है 4 धाम यात्रा में समझ आ गई सबके कि हर जगह पर आपने देखा 2-2 दिन के लिए यात्रा को रोकना पड़ा क्योंकि नेशनल हाईवे तक टूट गए, आपके समक्ष सब कुछ सड़कें टूट गई। इसलिए ये कहाँ की 4 धाम यात्रा की बात आप कर रहे हैं? आप तो सिर्फ चौड़ीकरण पे ध्यान दे रहे हैं और चौड़ीकरण भी आपसे नहीं हो पा रहा है। मुझे समझ नहीं आता गडकरी जी हाईवे बनाने का जो क्रेडिट अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी 4 धाम यात्रा में जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि जो है सड़कें टूटी पड़ी थी, गड्ढे थे, कीचड़, जब बारिश हुई तो कीचड़ हो गया, लोगों को 2-2 दिन तक रुकना पड़ा। तो मुझे लगता है अगर आप अपनी
कथनी और करनी में सुधार कर ले किसी को पर्सनल अटैक करने से पहले, तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। आप चुनाव जीत गए, अब आप कहेंगे हम चुनाव कैसे जीत गए? आप तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत गए। आप विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीते, आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों की समस्याओं पे और जो डेविड साहब वोट पे चुनाव नहीं जीते हैं, आप तुष्टीकरण करके चुनाव जीते हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता ये समझ रही है धीरे धीरे कि उन्होंने आपको जिताकर गलती कर दी है, क्योंकि आप फिर से वही उसी राह पर चल दिए हैं कि आपको जनता के हितों से सरोकार नहीं है। बता दीजिए 100 दिन के कार्यकाल, 100 दिन में जनता के लिए क्या किया है आपने, आप इसका ब्यौरा रख दीजिए। सिर्फ एक हारे हुए मुख्यमंत्री को जिताने के अलावा इस प्रदेश की सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। पूछ के पांव पालने में दिखते हैं और इस सरकार का 100 दिन का कार्यकाल ये दिखा रहा है कि आगे के 5 साल यही होने वाला है। जनता से किए गए वादे आप धरातल पर उतारने की स्थिति में नहीं है। ठीक है प्रतिमा जी, रविंद्र जी को सुन लीजिए, रविंद्र जी को सुन लीजिए। प्रतिमा जी, देखिए प्रतिमा जी, आप लगातार बोलेंगी, ना तो मेरी आवाज सुन पाएंगी, ना दर्शन भी इसमें ये कहेंगे कि ये किस तरीके की तू मैं पड़ गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज सड़कों का जाल, और वो भी चौड़ी सड़कों का जाल जिस प्रकार से बिछाया जा रहा है, उसमें जरूर अभी मैं ये कहूंगा कि हमने सड़कों का जिक्र आप रविंद्र जी, सड़कों का जिक्र आप कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं बयान सुन रही थी, गणेश जोशी जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि 250 से आबादी जिन गांवों की कम है उन गांवों में रोड नहीं है अभी तक। और जब हम पहाड़ की प्रदेश की बात करते हैं, पहाड़ प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर 10-10 घर हैं। अभी तक नहीं बनी। देखिए मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोगों की संख्या के हिसाब से होता है। इसमें सरकार से आज प्रदेश में अपील करिए बोलेंगे जनता से, जहाँ 150 लोगों की भी संख्या झूठ है, बोलना छोड़ दीजिए। जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपको जिताया है। अब जनता के हितों की बात करिए। आपने जो स्थिति इस प्रदेश की कर दी है वो बड़ी दयनीय हो चुकी है। बहुत जल्दी मुझे लगता है जनता को ये बात समझ आ जाएगी कि उन्होंने गलती कर दी। प्रतिमा जी, राजेंद्र आनंद जी के पास में चलती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी नोकझोंक थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मेरे ख्याल में जनता समझ भी नहीं पा रही होगी कि आप लोग दोनों ही लोग क्या बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली को बहुत बेहतरीन चला रही है। आप उत्तराखंड के लिए भी एक तरीके का प्लान लेकर के आए थे, लेकिन हालांकि जनता ने वो मौका नहीं दिया, तो आपको मौका मिला नहीं कि उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते। लेकिन एक विपक्ष के तौर पर आपके पास आज इस चर्चा में ये अवसर है कि आप मौजूदा जो सरकार है उसको दृष्टि दे सकें। रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से हो सकता है सूबे का? देखिए, मैं चाहती हूं कि इस चर्चा का कुछ ना कुछ मतलब निकले, और एक जो भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं कुछ ना कुछ बिंदु यहां से लेकर के जाएं ताकि रेवेन्यू जनरेट हो क्षेत्र के अंदर। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है, उसको डूबना नहीं चाहिए। देखिए पूजा जी, जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है, और हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि ये स्विट्जरलैंड है। भारत का स्विट्जरलैंड अगर कहीं है तो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में अगर हम कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर पाए जिससे पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए, उससे रेवेन्यू जनरेट, ठीक है, तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये रविंद्र आनंद जी का कहना है। रविंद्र आनंद जी, आपका थोड़ा सा कनेक्शन वीक था तो टूट गया है। मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी। रविंद्र जी, देखिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूबे के पास पर्यटन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पर्यटन, पहाड़, जंगल, नदियां और परियोजनाएं, इस पर ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट की दृष्टि इस तरफ क्यों नहीं जाती है? देखिए, जिस प्रकार से अभी पिछली सरकार में भी हमारे में महत्वपूर्ण तरीके से एक योजना पे काम किया था और इस बजट में भी उसे शामिल किया गया। 13 जिले 13 डेस्टिनेशन जो नए तरीके से विकसित किए जा रहे हैं पर्यटन के लिहाज से, और उस तरीके के लगभग 550-600 मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, जो धार्मिक पर्यटन के हिसाब से उनको दोबारा से रिकनेक्ट और एक नाम दिया है, धार्मिक माला करके उसका प्रदेश सरकार ने नाम दिया है, तो उनको इस राजेंद्र जी, धार्मिक पर्यटन के अतिरिक्त भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं।
कई ऐसी ट्रैकिंग्स हैं जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, या टूरिस्ट जो आते हैं उन्होंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। हालांकि सतपाल महाराज कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि कई ऐसी जो ट्रैकिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, उस पर भी ट्रैकर्स को भेजा जाए। इस दिशा में सरकार कब सोचेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई प्लानिंग आप लेकर के आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लानिंग लाई जाती है, तो उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाता है, बहुत सारे बैकलॉग्स हैं उसमें, ये बात समझिए। जी मेरे से सवाल, बहुत सारे, मैं कह रही हूं उसमें कमियां रहती हैं। जब उस एक पर्टिकुलर योजना का या आप पर्टिकुलर स्कीम जो लेकर के आते हैं सरकार की तरफ से, जब उसका इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो बहुत सारे उसमें लूपहोल्स रहते हैं। ये मेरे से सवाल है? बिल्कुल, ये आप ही से सवाल है राजेंद्र जी। हाँ, देखिए ये बात सही है कि जब कोई भी योजना आती है उसमें, क्योंकि बार बार सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जल जंगल और जमीन, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परमिशनें होती हैं, कई सारी चीजें उसमें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन उन कानूनों को कैसे कमी की जाए, इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार काम कर रही है कि हम अपने जो विकसित कर सके यहाँ पे आय के हिसाब से, जिससे कि हमारी आय बढ़ सके, इनकम बढ़ सके इस प्रदेश की, उस हिसाब से कुछ कानूनों में कमी की जा रही है। अभी जैसे जिस प्रकार से दुबई के कुछ लोग, माननीय सतपाल महाराज हमारे पर्यटन मंत्री, टिहरी झील का उसका निरीक्षण कराने लेकर आए, तो ऐसे कुछ कानून जो बाहर से आने वाले बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हो या व्यापारी हो, उनको उनके को व्यापार करने के लिए सुविधा हो, उस हिसाब से भी कुछ कानूनों में कमी की जा रही है। ये निश्चित रूप से सही बात है कि कहीं दिक्कतें आती हैं जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है, राजेंद्र ऋषि जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, माफी एक बार फिर से आपसे, क्योंकि आखिरी में अवसर आपको हमेशा मिलता है। आपने इस पूरी चर्चा को सुना, चर्चा में कुछ बातें ऐसी भी रही होंगी जो आपने पहले से सुन रखी होंगी, और जो कुछ बातें ऐसी भी रही होंगी, कुछ बिंदु ऐसे भी रहे होंगे जिनका जिक्र आज शायद पहली बार हुआ है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, उसको किस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि वाकई में रेवेन्यू जनरेशन की तरफ कोई कठोर कदम उठ सके? देखिए पूजा जी, अगर आप सारी बात इसको, जितने भी हमारे डिस्कशंस में, और हमने बजट देखा है और पिछले जितने भी 4-5 बजट्स आए हैं, हर साल आते हैं बजट, लेकिन इसमें दो चीज बड़ी खास हैं। पहली चीज आप ये देखिए कि जो हमारे पास जितना एक्सपेंडिचर है, 65,000 करोड़ का हमारा बजट है, ठीक है, और उसमें करीबन 30,000 करोड़ रुपीस हमारा सैलरीज में चला जाता है। सिर्फ 30,000 करोड़ हमारे पास जो बचता है, जो हम लोग मतलब विभिन्न योजनाओं में खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। इनकम की अगर बात करते हैं आप, अगर हम स्टेट का अपना रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सिर्फ 13,000-14,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू नहीं हम जनरेट कर पा रहे हैं। पहली बात, हमें जो है सेंटर से जो है पैसा मिलता है और वो हम योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे बड़ा जो बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो जिसको हमने भरना है, वो ये है कि जब तक हम जो है जो बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो हम बोरोइंग करते हैं या जो हमारे ऊपर डेट है, उस डेट को हम कैसे रिड्यूस करें, और डेट तभी रिड्यूस हो सकता है जब हम रेवेन्यू बढ़ाएं। बिल्कुल। पहली बात। अब हम अगर मैक्रो लेवल पे जाते हैं, मैक्रो लेवल में अगर हम ये देखें कि हमारी जो जीएसडीपी है, जो हमारी स्टेट जो है की जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका कितना है? 51% कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रियल्स का है, आपका 38% सर्विस सेक्टर का है, और करीबन 10 से 11% हमारा एग्रीकल्चर का है। 3 पॉइंट है। अब हम इसको अगर आगे इसमें फर्दर आगे जाएंगे, तो क्योंकि हमें इमीडिएट रेवेन्यू चाहिए, तो इमीडिएट रेवेन्यू हमें एग्रीकल्चर से नहीं मिल सकता, हमें इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको लगता है 2 से 5 साल उस इकोनॉमी को बढ़ाने में। हम साइड बाय साइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इमीडिएट रेवेन्यू चाहिए तो देयर इज ओनली वन सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। उसको हम बढ़ा सकते हैं। सर्विस सेक्टर में हमारा जो है होटल इंडस्ट्री आ गई, टूरिज्म आ गया, और सबसे बड़ा जो हमारा आईटी इंडस्ट्री आ गया। अगर हम उस पर फोकस करते हैं, अगर हम 6 महीने उस पर फोकस करते हैं और उस पर सारा इन्वेस्टमेंट लाते हैं, और या फिर हम जैसे फॉर इंस्टेंस स्कूल्स हैं, आप उत्तराखंड के स्कूल्स बहुत माने जाने स्कूल्स हैं, और हॉस्पिटल्स हैं, कुछ इस तरह का अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं,
तो इमीडिएट हम उस पर काम करते हैं तो 6 महीने साल भर में हम उसमें जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और वो हमारा जो है स्टेट रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा और डेट को रिड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि हर बार ये झगड़ा होता है, हर बार लोग जो है ये आंदोलन करते हैं कि साहब जो है गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी जो है इतनी बढ़ गई है, लोग जो है इतनी देखिए आज की डेट में जो भी रोजगार है सरकार कितना रोजगार देगी? सरकार और रोजगार नहीं दे सकते। सरकार रोजगार देगी तो 30,000 करोड़ रुपए तो अभी सरकार जुटा नहीं पा रही है सैलरी देने के लिए। सरकार इसमें कहां से देंगे? तो सरकार को क्या करने का, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा। जब तक सरकार प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो ये बातें हैं, और सबसे बड़ी बात जो पूजा जी आपने सबसे बड़ी बात कही है, हम स्कीमें बहुत बड़ी बनाते हैं, इन्वेस्टर समिट करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना हो? जब तक हम 100% इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करते और टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट की बात नहीं करते तब तक हम अपने इस जो है ये जो हमारा जो जिस हम कुएं में घुस गए हैं इस डोलड्रम में, वहां से हम नहीं निकल सकते। बिल्कुल नहीं निकल सकते। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा, और हमारी ये उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक दृष्टि जरूर मिली होगी। एक कोशिश थी इस चर्चा के जरिए सत्ता पक्ष को एक दृष्टि देने की कि कहां कमियां रह जाती हैं, क्योंकि कमियों में सुधार के बिना चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। वक्त छोड़ने से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।